नमस्कार। टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उत्थान और विकास किस प्रकार से हुआ। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अर्थात भारत में राष्ट्रीयता की जो भावनाएं हैं उनका विकास किस तरह से हुआ और राष्ट्रवादी आंदोलन किस तरह से गतिशील हुआ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से कारक हैं, फैक्टर्स हैं जिन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को प्रेरित किया है, प्रभावित किया है। तो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स फेवरिंग ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। भारतीय राष्ट्रवाद को के लिए जो भी प्रेरणा के तत्व थे जिनकी वजह से भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का अभ्युदय हुआ, उनके विषय में बात करेंगे। 1885 का जो ईयर है वो एक लैंडमार्क माना जाता है। भारत के इतिहास में 1885 से एक नए युग का आरंभ होता है। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये एक तरह का एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था है जिसके नेतृत्व में भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो तभी से हम कह सकते हैं कि भारत में राजनीतिक चेतना जो है उसका प्रारंभ हुआ और उसके बाद ये आगे से आगे बढ़ता गया। इस तरह से जो नेशनल मूवमेंट हुआ उसकी 3 प्रमुख अवस्थाएं हम कह सकते हैं। पहला चरण है जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1885 से लेकर 1905 तक का समय, 1885 से 1905 का पहला चरण माना जाता है। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामक संस्था थी उसका जो उद्देश्य था इस प्रारंभिक समय में वो उतना क्लियर नहीं था और जो ये मूवमेंट था राष्ट्रवादी आंदोलन का वो सिर्फ थोड़े से शिक्षित मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग जो था उस तक ही ये आंदोलन सीमित था, जो मुख्यतः प्रेरणा भी पश्चिम से लेते थे। पाश्चात्य जो उदारवादी विचारधाराएं हैं, लिबरल रेडिकल थॉट है, उनसे वो प्रेरणा प्रदान लिया करते थे। राष्ट्रवादी आंदोलन का जो दूसरा दौर है वो 1905 से 1919 तक का माना जाता है, जिसमें कांग्रेस और मैच्योर हो गई। उसका जो उद्देश्य था, उसकी जो सीमाएं थी और ज़्यादा विस्तृत हो गई और अब जो उसका उद्देश्य था कि आम जनता का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रयास किया जाए। राजनीतिक क्षेत्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो था पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। इसी दौरान कांग्रेस से हटकर कांग्रेस में ही एक उग्रवादी दल जो था उसका भी अभ्युदय हुआ, जो कि क्रांतिकारी तरीके अपनाना चाहता था साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए। तो ये दल भी साथ में चला है इसी दौरान। अंतिम चरण जो है वो 1919 से 1947 तक का माना जाता है। इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए एक अखिल भारतीय आंदोलन चलाया महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जो अत्यंत विशिष्ट था। विशिष्ट इस अर्थ में कि वो पूरी तरह से अहिंसात्मक आंदोलन पर जोर देते थे, ब्रिटिश सरकार से असहयोग पर जोर देते थे। तो ये जो मूवमेंट था ये लास्ट जो चरण माना जाता है, अंतिम चरण जो माना जाता है वो माना जाता है। तो इस तरह से इंडियन नेशनलिज्म की ग्रोथ में हमने ये 3 चरण देखे। उसके पश्चात हम बात करेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में सहायता प्रदान की है। भारत का जो राष्ट्रवादी आंदोलन है उसकी अगर हम बात करें तो किस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ। जो परंपरागत भारतीय इतिहास लेखक हैं उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद का जो अभ्युदय हुआ है उसको अंग्रेजी प्रशासन ने जो संस्थाएं बनाई, जो साधन निर्मित किए, उनकी वजह से जो रिस्पांस दिया इंडियन कम्युनिटी ने, उसका कारण उन्होंने इसको घोषित किया है। हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो उपनिवेशवादी नीतियों और कुछ सीमा तक उस नीति की प्रतिक्रिया या उसके विरोध स्वरूप जो है भारत में राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ था, इस तरह की बात मानी जाती है। कुछ पाश्चात्य जो लेखक हैं उनकी विचारधारा के बारे में बात करें, क्योंकि प्रारंभ में जो अंग्रेजी विद्वान थे उन्होंने भारत में राष्ट्रीयता के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था। जैसे कि 1883 में J.R. सिले कहते हैं कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई है जिसमें राष्ट्रीय एकता की कोई भावना नहीं थी। तो नेशनलिज्म के एग्जिस्टेंस को वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से 1884 में ही जॉन स्ट्रेची, जो कि भारतीय जानपद सेवा में थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था
जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के विषय में सबसे पहली और प्रमुख आवश्यक जानने योग्य बात यह है कि भारत न एक है और न था। तो इस तरह से उन्होंने भविष्यवाणी की कि भारत कभी भी एक संयुक्त राष्ट्र नहीं बन सकता है। आगे चलकर भी इसी तरह की बातें अंग्रेज विद्वानों के द्वारा कही गई, व्यक्त की गई विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे कि मॉन्टफोर्ट जो रिपोर्ट थी उसके जो राइटर्स थे उन्होंने कहा था कि भारत में जो राष्ट्रीय भावना का अभ्युदय हो रहा है उसका जो श्रेय जाता है वो अंग्रेजी राज को ही जाता है। तो पहले तो उन्होंने राष्ट्रीयता की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं किया और फिर उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीयता का अभ्युदय हो भी रहा है तो उसके लिए ब्रिटिश जिम्मेदार हैं, ब्रिटिश नीतियां जिम्मेदार हैं, हमारे जो नीतियां जो हमने भारत में आरोपित की हैं वो पूरी तरह से राष्ट्रवादी भावना के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा, मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट में कहा गया कि राजनीतिक भावना से प्रेरित भारतीय बौद्धिक रूप से हमारी ही संतान है। इसके अलावा आर कूपलैंड कहते हैं, उन्होंने और भी क्लियर शब्दों में ये बात अभिव्यक्त करने की कोशिश की कि भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। तो इस तरह के तमाम विचार हमें दिखाई देते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का अभ्युदय किस प्रकार से हुआ, किन कारणों से हुआ, किन फैक्टर्स की वजह से हुआ। एडी स्मिथ कहते हैं कि नेशनलिज्म इज रियली ओनली एंटी कॉलोनियलिज्म। तो ये जो औपनिवेशिक विचारधाराएं हैं कि अंग्रेजी औपनिवेशिकवाद ने भारत में राष्ट्रवाद के अभ्युदय में अपनी सहायता प्रदान की। अंग्रेजी राज का जो प्रभाव है उसके विषय में अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रवाद का जो अभ्युदय हुआ वो उस समय संपूर्ण संसार में ही एक तरह से राष्ट्रवादी भावनाओं का अभ्युदय हो रहा था, आत्मनिर्णय की भावनाओं का अभ्युदय हो रहा था, जिसका प्रारंभिक बिंदु हम मान सकते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांसीसी क्रांति से इस तरह की भावनाओं का अभ्युदय होना प्रारंभ हुआ था। फिर हमारे भारत में ही एक पुनर्जागरणवादी आंदोलन चला था जिसने भी भारतीयों को प्रेरित किया। और फिर भारत में अंग्रेजों ने जो आधुनिकीकरण का प्रारंभ किया था, बहुत सारी बातें जो भारतीय जनमानस में लाई गई थी उनके द्वारा प्रशासन के दौरान, तो हम कह सकते हैं इन तमाम चीज़ों ने संयुक्त रूप से भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं का अभ्युदय किया, राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की। भारत में अंग्रेजी राज का जो प्रभाव था, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसने भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं के अभ्युदय में सहायता प्रदान की। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पकड़ को, औपनिवेशिक पकड़ को और भी ज़्यादा टाइट करने के लिए और भी ज़्यादा दृढ़ करने के लिए, भारत के आर्थिक शोषण के लिए हर क्षेत्र में बहुत सारी आधुनिक पद्धतियों को लागू किया, चाहे वो राजनीतिक हो, सैनिक हो, आर्थिक हो या बौद्धिक हो। तो ये जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया औपनिवेशिक प्रशासन में अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई, इस आधुनिकीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का या भारतीय राष्ट्रवाद का भी अभ्युदय हुआ, जिसने एक तरह से प्रेरणा प्रदान की, एक स्टिमुलस प्रदान किया। भारत की राजनीतिक एकता भी एक कारण कह सकते हैं हम। इंग्लैंड के साम्राज्य के अंतर्गत, इंग्लैंड के शासन के अंतर्गत संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश शासन की स्थापना की गई। तो एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की गई जो पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन था। कुछ रियासतें हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय अंग्रेजों के अधीन आती थी। तो अंग्रेजी शक्ति ने एक तरह से भारत पर एक राजनीतिक एकता स्थापित की थी और इस राजनीतिक एकता ने भारत में राष्ट्रवादी चेतना को जागृत किया। भारत में एक से कानून लागू किए गए, एक ही प्रशासन के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र आया। साम्राज्यवादी शक्तियों ने देश में बहुत सारे विरोधों के बावजूद भी एक अखिल भारतीय भावना जो है वो जनमानस में जागृत होती है। तो इस राजनीतिक एकता ने कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावनाओं को भी जागृत किया। इसी तरह से भारत में शांति और प्रशासनिक एकता की स्थापना भी अंग्रेजों के समय में की गई और अंग्रेज इस पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत में, हालांकि कुछ व्यवस्थाओं को अगर छोड़ दिया जाए, तो शांति और व्यवस्था स्थापित कर दी थी। अंग्रेज इस बात का दावा भी करते हैं कि पहली बार भारत में इतने ज़्यादा समय तक शांति व्यवस्था सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित की गई थी। साथ ही साथ उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासन दिया, एक पावरफुल सरकार का गठन भी किया। तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रमुख जो तत्व था वो अंग्रेज मानते हैं कि वो इसकी इम्पर्सनैलिटी थी, यानी
अवैयक्तिक था, यानी प्रशासक बदलते थे लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे में कोई भी परिवर्तन भारत में दिखाई नहीं देता था। तो इन सब की वजह से भारत में भारत को एक ही कानून के अंतर्गत लाया गया। भारत में संहिताबद्ध फौजदारी और दीवानी कानून लागू किए गए, एक प्रकार का न्यायिक ढांचा लागू किया गया। तो इस तरह से भारत में जो पुरानी सांस्कृतिक एकता थी, अब नवीन परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने भारत को एक राजनीतिक एकता भी प्रदान की थी। तो ये जो एकीकरण की प्रवृत्तियां थी, राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण की प्रवृत्तियां, उसने भी भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने में, जागृत करने में एक इम्पॉर्टेंट योगदान दिया, जो अंग्रेजी प्रशासन के अधीन हमें दिखाई देता है। क्योंकि औरंगजेब की डेथ के पश्चात भारत में राजनीतिक एकता हमें नहीं दिखाई देती, बहुत ही विखंडित हो गई थी भारतीय व्यवस्था। भारत में बहुत छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य हमें दिखाई देते। तो अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत में शांति स्थापित की, राजनीतिक एकता स्थापित की और इससे राष्ट्रीयता की उत्पत्ति और विकास में बहुत ज़्यादा योगदान मिला और उसने एक तरह से इस बात को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। ये जो एकता थी, इसके पीछे यातायात के साधनों ने भी इम्पोर्टेंट योगदान दिया था। अंग्रेजों ने तीव्र परिवहन और संचार साधनों का विकास किया। उनका जो उद्देश्य था, प्रशासनिक सुविधाएं हों भारत में, भारत को कंट्रोल करने के लिए, आर्थिक शोषण करने के लिए, व्यापारिक सुविधाओं की अभिवृद्धि करने के लिए परिवहन के तीव्र साधनों की बहुत सारी योजनाएं अंग्रेजों के द्वारा भारत में लागू की गई। इसमें हम इम्पोर्टेंट योगदान मान सकते हैं रेलवेज का। 1853 में जो रेलवेज था वो भारत में लाया गया और इस तरह से रेल लाइन जो बिछाई गई, तो वो रेल लाइनें 1900 तक आते आते 25,000 माइल्स लंबी रेल लाइनें भारत में बिछा दी गई। तो देश में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने में, देश को एक स्थान से दूसरे स्थान से कनेक्ट करने में रेलवे ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बात की जानकारी अंग्रेजों को भी थी। 1865 में एडिसन अर्नोल्ड कहते हैं कि रेलवे भारत के लिए वह कार्य कर देगी जो बड़े बड़े मनुष्यों ने पहले कभी नहीं किया, जो अकबर अपनी दयाशीलता और टीपू अपनी उग्रता के द्वारा नहीं कर सके और वे भारत को एक राष्ट्र नहीं बना सके। तो इन तमाम रेलवे जो साधन थे, अंग्रेजों ने आधुनिक डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया, बिजली के तार भारत में इंट्रोड्यूस किए, अंतर्देशीय जो पत्र थे उसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे मैसेज पहुंच सकते थे। इन सब चीज़ों ने देश के सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक और राजनीतिक जीवन में परिवर्तन पैदा किया। डाकखाने जो स्थापित हुए भारत में विभिन्न स्थानों में, देश के कोने कोने में, उनके द्वारा राष्ट्रीय साहित्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता था। तो ये जो शीघ्रता थी, संदेश आसानी से भेजे जा रहे थे, उसमें एक इम्पॉर्टेंट योगदान बिजली के तारों ने भी दिया था। तो ये आधुनिक संचार साधनों ने भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में सहायता प्रदान की और इस तरह से भारतीय राष्ट्रीयता के उत्थान में एक कारक के रूप में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान में इम्पॉर्टेंट योगदान दिया है, जिसमें हम अंग्रेजी शिक्षा के विषय में बात करेंगे कि किस तरह से शिक्षा ने वो काम किया है भारतीय राष्ट्रीयता के अभ्युत्थान में। बहुत सारे ऐतिहासिक अनुसंधान यूरोपियन लोगों ने किए, जिनकी वजह से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान स्वयं भारतीयों को हुआ या उनको भी हुआ। बहुत सारे मूवमेंट चले धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक जागरण के आंदोलन हुए। इसी तरह से भारतीय समाचार पत्र और साहित्य ने वो चेतना जागृत की कि भारतीय संगठित हो सकें और खास तौर से ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति, आर्थिक शोषण की जो तमाम नीतियां थी, जो कानून उन्होंने बनाए, सरकारी नौकरियों में जो भारतीयों के साथ पक्षपात किया गया, बहुत सारे विदेशी आंदोलन हैं जिन्होंने प्रेरणा प्रदान की भारत में राष्ट्रीयता के उत्थान के लिए, और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से पूर्व भारत में राजनीतिक चेतना के जागृत करने में अपना योगदान दिया था। कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल है जिनमें लॉर्ड लिटन का नाम आएगा। उन्होंने बहुत सारी उनके समय में जो नीतियाँ अपनाई गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उन्होंने एक तरह से प्रतिक्रियावादी आंदोलन नीतियाँ जो थी उन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया संगठित होने के लिए। और भी बहुत सारी ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ थी, बहुत सारे एक्ट थे जिन्होंने भारतीय जनमानस में असंतोष को व्याप्त किया और इस तरह से राष्ट्रीयता की भावनाएं को प्रेरित किया, जागृत किया। उनके विषय में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।